हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक की खोज की कहानी। ये वर्ग 8 के लिए है और सूक्ष्म जीव की संसार पाठ 7 में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थल क्या है। एनी डाउट? आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक की खोज। एंटीबायोटिक प्रतिरक्षी दवा। एंटीबायोटिक का अर्थ होता है प्रतिरक्षा, यानी आपके शरीर को सुरक्षा कैसे पहुंचाया जा सके। इसी एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये चाहते थे कि ऐसे कुछ दवा का निर्माण किया जाए जिससे लोगों को इस जीवाणु जनित रोगों से बचाया जा सके। वे चाहते थे कि कैसे भी तरह खोज करके इस संसार में बढ़ रहे बीमारी को कैसे रोका जा सके। तो एक बार की बात है कि अपनी प्रयोगशाला में कुछ सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कर रहे थे। कुछ सूक्ष्म जीव ले लिए थे और उनका संवर्धन कर रहे थे, एक प्लेट पर रख करके, और उन सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कर रहे थे और उससे जीवाणु जनित रोगों से बचने का उपाय खोज रहे थे। बहुत अवलोकन कर रहे थे। अवलोकन करने के दौरान वो पा रहे थे कि जो सूक्ष्म जीव को उन्होंने रखा है उस प्लेट पर, वो वृद्धि नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो तो चाहते थे कि वृद्धि करें। अगर वृद्धि करेंगे तभी तो प्रतिरक्षी दवा का निर्माण हो पाएगा, लेकिन वृद्धि नहीं कर पा रहे थे। बहुत गहन अध्ययन कर रहे थे उसका। तब तो उनका ध्यान गया इस प्लेट के कुछ कोने में कि कुछ फफूंदी टाइप के बीजाणु दिखाई उनको, यानी इस प्लेट पर कुछ फफूंद टाइप का बीजाणु दिखा। उन्होंने पाया कि यही फफूंद जो है जीवाणुओं के वृद्धि को रोक रहे हैं। अर्थात देखिए क्या लेके आगे बढ़े थे और किससे एंटीबायोटिक का खोज हो गया। देखिए कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है वैसे वैसे आविष्कार देखने को मिलता है। वो तो सूक्ष्म जीव का संवर्धन कर रहे थे, लेकिन उसके रिएक्ट में जो फफूंद बीजाणु यहाँ दिखे तो इनको ये दिमाग में हंट किया बात, ये दिमाग में उनके बात आया कि हो न हो ये फफूंद ही इस जीवाणु की वृद्धि को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और इसी फफूंद से उन्होंने पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण कर दिया। देखिए आई बात समझ में कैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस उत्पन्न फफूंद से, उस बर्तन में उत्पन्न फफूंद से ही एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण कर दिया। एक ऐसी प्रतिरक्षी दवा बना दिया जिसकी पूरे विश्व में धड़ल्ले से उपयोग शुरू हो गया। मानव ही नहीं, जीव जंतु के लिए भी एंटीबायोटिक का उपयोग बढ़ गया। लेकिन जितनी रफ्तार से प्रतिरक्षी दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, खासकर मनुष्यों में, एक बात जान लीजिए, जितना एंटीबायोटिक आपको लाभ पहुंचाता है उतना ही आपको हानि भी पहुंचा सकता है अगर आवश्यकता से अधिक आप इसका उपयोग किए तो। ये गला देख रहे हैं, गला, इस गला में आवश्यकता से अधिक एंटीबायोटिक का उपयोग करने से जो विटामिन B12 के सूक्ष्म जीव है, जो उनका निर्माण करते हैं विटामिन B12 का सूक्ष्म जीव, वे नष्ट हो सकते हैं। जब वो नष्ट हो जाएंगे तो B12 विटामिन आपके गला में निर्माण नहीं होगा, तो आपके अंदर सिकनेस आ जाएगी, कमजोरी आने लगेगी। एनी डाउट? यहाँ तक नोट किया जाएगा।
इसलिए यहाँ तक हमने आपको एक बार बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने प्रयोगशाला में कुछ सूक्ष्म जीवों को लेकर के प्रयोग कर रहे थे, उनका संवर्धन कर रहे थे, यानी उनका वृद्धि कर रहे थे। ए लड़का है, चुप रहो, वृद्धि कर रहे थे। लेकिन पाया कुछ देर तक देखने के बाद कि ये जो सूक्ष्म जीव है वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? तो उनका ध्यान गया प्लेट पर, कि प्लेट के कोने कोने में देखा कि कुछ फफूंद बीजाणु है जो इन सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। अर्थात उन्होंने देखा कि ये फफूंद जो है उस जीवाणु के वृद्धि को रोक रहा है, उसको मार दे रहा है। और उसको मार देगा तो उसका वृद्धि होगा। तो उनके क्लू मिल गया और उसी फफूंद से एक बहुत ही बढ़िया प्रतिरक्षी दवा पेनिसिलिन का निर्माण कर दिया। आज पूरे विश्व में इसका धड़ल्ले पे यूज होता है, रफ्तार से यूज होता है। लेकिन हमने आपको बताया कि प्रतिरक्षी दवा अगर अच्छा है तो बुरा भी है। लगातार उपयोग और मानव करे तो जो गले में विटामिन B12 को उत्सर्जित करने वाले सूक्ष्म जीव उसको मार के क्या होगा? नष्ट कर देगा और आपको हानि पहुंचेगी। सही है। आपके गले में जो B12 पड़ जाता विटामिन है, हाँ, जो सूक्ष्म जीव आपका मित्र सूक्ष्म जीव है, हमने आपको बताया था कि कुछ मित्र है तो कुछ शत्रु भी है। जैसे दूध को दही में जमाना, तो आपके मित्र हुए ना जीवाणु, हुए ना जीव बैक्टीरिया। अगर हम कहें कि नहीं अब आपको चेचक हो जाए, पोलियो हो जाए, तो आपके मित्र जीवाणु विषाणु है, ये तो आपके दुश्मन हो गए। आपने प्रचार में सुना होगा कि 2 बूंद जिंदगी के, सुने हैं? पोलियो के टीका में आप लोग शायद लिए भी होंगे। 6 माह से ऊपर यानी 0 से जो बच्चा जन्म लेता है वहाँ से और 5 साल तक उम्र को 2-2 बूंद का ड्रॉप दिया जाता है। बोलिए, तो ये क्या है? ये पोलियो से बचाने का एक टीका है, प्रतिरक्षी दवा है। देखिए, आपको एक और बात बताते हैं। जिससे आपको बैक्टीरिया से, जीवाणु से डर रहता है ना, उसी के कमजोर बैक्टीरिया को आपके शरीर के अंदर घुसाया जाता है सुई के माध्यम से या दवा के माध्यम से। प्रतिरक्षी दवा अलग से तैयार नहीं होती है, उसी के कमजोर सूक्ष्म जीव को या उस सूक्ष्म जीव को कमजोर बना के निडिल के माध्यम से, सुई के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। उसी सूक्ष्म जीव को, ये नहीं कि अलग से कोई दवा है, दवा नहीं है। अगर मान लीजिए आपको चेचक ठीक करना है ना, तो चेचक के ही बैक्टीरिया को, सूक्ष्म जीव को कमजोर बना के और आपके शरीर के अंदर घुसा दिया जाता है। और वो क्या करता है, शरीर क्या करता है कि उसको वृद्धि करके और अपने लिए प्रतिरक्षी दवा का निर्माण कर लेता है, एंटीबायोटिक का निर्माण कर लेता है। और पुनः अगर वो रोगाणु आपके अंदर आता है तो उसको मार के क्या कर देता है? खत्म कर देता है, क्योंकि पहले से ही वो रोगाणु के सूक्ष्म जीव आपके शरीर के अंदर क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। आगे बात समझा? क्लियर नहीं हुआ? आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ? हम समझा कह रहे हो, समझिए कि मान लीजिए आपके शरीर में देखिए पोलियो होता है, बोलिए, चेचक होता है, बोलते जाइए, और क्या क्या बीमारी होता है? बोलिए, अरे हैजा होता है, क्षय रोग होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। तो इसके टीके लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते हैं? अब अपने घर पे पूछिएगा अपनी माँ से, पिताजी से कि माँ पिताजी हमको टीका लगाया गया, तो बताएंगे कि हाँ तुमको टीका लगाया गया है, तुमको पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया है। तो क्या है वो, इस चीज़ को समझिए। हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, क्या कहा जाता है कि वैक्सीन रोग में जब ये वैक्सीन बनता है, जैसे चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? 1798 ईस्वी। हमने आपको बताया है। तो आपको मान लीजिए चेचक है या फिर आपको क्षय है, हैजा है, तो क्या किया जाता है? उसी के कमजोर बैक्टीरिया को आपके शरीर के अंदर निडिल के माध्यम से, सुई के माध्यम से घुसा दिया जाता है और आपका शरीर जो है अब मजबूत एंटीबायोटिक उसी से क्या करता है? बना लेता है। और अब बाहर से अगर कोई जाता है उसमें अंदर जीवाणु विषाणु, तो उसको मार के क्या कर देता है? खत्म कर देता है, उसको आपके शरीर में पनपने नहीं देता है। इसीलिए आपको टीका लगाया जाता है। नहीं कहा जाता कि टीका लगाओ और कई रोगों से निजात पाओ।
कहा जाता है। अब आगे बात समझ में, चलिए नोट कीजिए। आइए थोड़ा आपका कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। देखिए, जो भी वैक्सीन या टीका आप लेते हैं ना, तो आप सोचते होंगे कि उसमें दवा है। अरे लोग है, तुम नहीं मानेगा रे। आप सोचते हैं कि उसमें दवा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उसी रोगाणु के कमजोर सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव को कमजोर बना करके, ठीक है, उसी रोगाणु के, मान लीजिए चेचक का रोगाणु है तो उसी सूक्ष्म जीव को कमजोर बना करके आपके शरीर में वैक्सीन के माध्यम से क्या किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, जब डाल दिया जाता है वो देखिए वो इतना कमजोर होता है ना कि आपके शरीर के अंदर रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब आपका शरीर क्या करता है कि इसके विरुद्ध में प्रतिरोधी पदार्थ बनाता है। किसके विरुद्ध में? जो सूक्ष्म जीव आपके अंदर पहुंचाया गया है उसके विरुद्ध में। और यही प्रतिरोधी पदार्थ हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है और आपको अन्य रोगों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे बढ़े। अब देखिए, कुछ कृषि में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे दलहन पौधा के जड़ों में, देखिए ये दलहन पौधा के अगर जड़ है, अगर ये दलहन पौधा है तो इसके जड़ है, तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है और इस पेड़ पौधा को पहुंचाता रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। CO2 कितना है? 0.03%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। और आर्गन कितना है? 0.01। ये मुख्य रूप से आपके वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस है। ठीक है, हमने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो आपको लाभ पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको हानि पहुंचाते हैं। आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो हानि पहुंचाए, दूध से दही बना दिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम है, तो ये हानि पहुंचाता है कि बताइए लाभ पहुंचाता है? ये लाभ पहुंचाता है। कोई दिक्कत? देखिए, एक चीज आपको बताते चले कि आप जो पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, मैंने पौधा कहिए, पेड़ मत कहिए, क्योंकि दलहन पौधे होते हैं ना जी। तो दलहन पौधे के जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु राइजोबियम होते हैं। क्योंकि जानते हैं इस पौधे में इतनी शक्ति नहीं होती है कि जो सीधा वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले सके। ये पेड़ पौधे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है ना, लेकिन उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। इसमें ऐसी गुण नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से जाने तो कोई भी पेड़ पौधा वायुमंडल से सीधा सीधा नाइट्रोजन नहीं ले सकता है। तो जब नहीं ले सकता है तो देखिए ईश्वर ने क्या किया, प्रकृति ने क्या किया कि कुछ ऐसे जीवाणु उत्पन्न किए, कुछ ऐसे हरित शैवाल उत्पन्न किए जो इनके जड़ों के गांठ में पाया जाता है। और यही राइजोबियम इस वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते रहते हैं। और यही राइजोबियम जो स्थिरीकरण करते हैं, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन जो है ना प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जब तक यहाँ नाइट्रोजन नहीं रहेगा पेड़ पौधा को प्रोटीन नहीं मिलेगा, और प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उसका वृद्धि रुक जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सीधा सीधा पेड़ पौधा, देखिए जो पेड़ पौधा है ना, सीधा सीधा वायुमंडल से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। तो जब नहीं ले सकता है तो जब इसमें प्रोटीन की संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधा को वृद्धि के लिए प्रोटीन भी तो चाहिए। तो प्रकृति ने क्या किया है कि इसके जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी राइजोबियम को यहाँ उपस्थित करा दिया है। कुछ हरित शैवाल भी हैं जो इस वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या करते हैं, खींचते हैं और खींचकर यहाँ स्थिरीकरण करते हैं
और इस पेड़ पौधा के गांठ के माध्यम से, जड़ के माध्यम से इस पेड़ पौधा को नाइट्रोजन पहुंचाते रहते हैं और इनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती रहती है जिससे इनका वृद्धि होता है और ये बहुत सारा हमको क्या देते हैं, दलहन पदार्थ देते हैं जिससे हम भी खा करके और प्रोटीन ग्रहण करते हैं। दाल में प्रोटीन पाया जाता है ना? यस सर। एनी डाउट? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।